नमस्कार दोस्तों, के एग्जाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2 बार्क और एनपीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन पर सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये सीरीज आपकी टॉपिक वाइज है। आज हमने इसमें जनरेटर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, जो कि दोस्तों ये कई पार्टों में डिवाइड है, जो कि दोस्तों हमने इसमें कई वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आज का हमारा प्रश्न है, डीसी जनरेटर का कार्य डेड डैश के उत्पादन के सिद्धांत पर आधारित है। आप सभी को पता होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि गतिज प्रेरित ईएमएफ, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कि डीसी जनरेटर गतिज प्रेरित ईएमएफ के उत्पादन के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके नियमानुसार यदि किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमाया जाए तो चालक में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, जिसे फैराडे का नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक डीसी मशीन में डमी कुंडली प्रयोग की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि आर्मेचर में यांत्रिक संतुलन बनाने के लिए, ये इसका राइट आंसर है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसे कि डीसी मशीनों में डमी कॉइल आर्मेचर के यांत्रिक संतुलन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह बड़ी मशीनों में प्रयोग नहीं किया जाता। यह वेव बाउंड मशीन में प्रयोग की जाती हैं। रिएक्टेंस वोल्टेज के प्रभाव को खत्म करने के लिए इसके विपरीत दिशा में इंटरपोल्स की मदद से ईएमएफ उत्पन्न की जाती है। इंटरपोलों को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। दोस्तों, ये जो बता रहा हूँ ये सभी अपने आप में अलग अलग प्रश्न है, जो कि आप ध्यान से देखते चलें। इस कारण इंटरपोलों के समान धारा बहती है। लैप वाइंडिंग मशीनों में समांतर पथों की संख्या ज़्यादा होती है, जबकि दोस्तों जिसके कारण इसमें असमान वोल्टेज उत्पन्न होता रहता है। इसको समाप्त करने के लिए इक्वलाइजर रिंग का प्रयोग किया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 2 किलोवाट के 200 वोल्ट डीसी जनरेटर करंट के कितने लोड की आपूर्ति करेगा। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर वाट दिया 2 किलोवाट आपका दिया है, वोल्टेज 200 वोल्ट, जो कि देख सकते हैं। यहाँ पर हम पूरा मान जैसे कि देख सकते हैं, पावर आपकी दी गई है, वोल्टेज दिया गया है, फार्मूला है P बराबर VI। यहाँ पर जहाँ आपको धारा निकालना, जो कि लोड धारा, दोस्तों यहाँ पर I बराबर P/V फार्मूले पर रख देंगे पूरा मान, जो कि दोस्तों यहाँ पर रखा गया। यहाँ पर आप भाग दे देंगे तो आपका यहाँ पर 10 एम्पियर सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक डीसी शंट जनरेटर की फील्ड में जोड़े गए बाहरी प्रतिरोध की भूमिका क्या होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि जनरेटर के वोल्टेज को घटाना, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, डीसी जनरेटर के फील्ड में जोड़े गए बाहरी प्रतिरोध की भूमिका यह होती है कि फील्ड रेजिस्टेंस जनरेटर की टर्मिनल वोल्टता के रूप में प्रदर्शित करता है, जिससे जनरेटर के वोल्टेज को घटाता है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगला प्रश्न, स्पार्क विहीन दिक् परिवर्तन हासिल करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि इंटरपोल प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर और हम इंटरपोल के बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों इंटरपोल को मुख्य ध्रुवों के बीच लगाया जाता है और इसे मोटे ताम्र विद्युत रोधी तारों द्वारा बनाया जाता है तथा इनको आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसके ध्रुवता अपने से अगले मुख्य ध्रुव के समान होती है, अतः इसके कारण लघुपतित यानी शॉर्ट सर्किट कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा प्रत्यावर्तन में सहायता करता है तथा जिसके कारण क्रॉस चुंबकन तथा चुंबकन प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है, जिससे स्प्लिगन रहित दिक् परिवर्तन प्राप्त होता है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी आर्मेचर वाइंडिंग का संवाहक निम्नलिखित में से किस दिक् परिवर्तन से जोड़ा जाता है।
सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइजर से जोड़ा जाता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों हम आपको बता दें, यहाँ पर कम्यूटेशन के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। जैसा कि डीसी जनरेटर में जब एक ब्रश दो कम्यूटेटर सेगमेंट को स्पर्श करता है तो उन सेगमेंट से जुड़ी कॉइल्स को शॉर्ट सर्किट हो जाती है। शॉर्ट सर्किट होने के पश्चात इन कॉइल्स में धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है। अतः इस शॉर्ट सर्किट से पूर्व, इसके दौरान तथा इसके बाद विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में होने वाला परिवर्तन कम्यूटेशन कहलाता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डैश डैश में श्रेणी तथा शंट क्षेत्र फ्लक्स का उत्पादन करते हैं जो समान दिशा में कार्य करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि संचाई कंपाउंड जनरेटर, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि हम आपको बता दें, यहाँ पर कुमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर में सीरीज क्षेत्र का फ्लक्स तथा शंट क्षेत्र का फ्लक्स दोनों समान दिशा में होते हैं, जिसके कारण वह आपस में जुड़ जाते हैं और कुल फ्लक्स का मान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक शंट जनरेटर 440 वोल्ट पर 40 एम्पियर लोड विद्युत धारा की आपूर्ति करता है। शंट प्रतिरोध जो दिया गया है 220 ओम तथा आर्मेचर प्रतिरोध जो है 0.8 ओम है। आर्मेचर विद्युत धारा की आपको गणना करना है। चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, वोल्टेज दिया गया है, लोड धारा दी गई है, शंट प्रतिरोध दिया गया है, आर्मेचर प्रतिरोध दिया गया है। पहले तो दोस्तों यहाँ पर हम शंट में जो शंट धारा निकालेंगे, जैसे कि I बराबर V/R होगा, जो कि शंट का प्रतिरोध रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर V का मान 440 रखेंगे, शंट का प्रतिरोध यहाँ पर 220 रखेंगे, यहाँ से भाग दे देंगे, आपका 2 एम्पियर शंट में धारा आ जाएगी, जो कि देख सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर इसके आगे डीसी शंट जनरेटर के लिए हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि दोस्तों आर्मेचर धारा यहाँ पर निकालना है तो लोड धारा और शंट धारा दोनों को जोड़ देंगे। जैसे कि लोड धारा आपकी 40 दी गई है, शंट धारा अभी आपने निकाला 2 एम्पियर, जहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे तो 42 एम्पियर आपकी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि निम्नलिखित में से किस कम्यूटेशन विधि में इंटरपोल्स का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण ब्रशों को घूर्णन की दिशा में अग्रवर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि इंटरपोल विधि, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें, कम्यूटेशन विधि में इंटरपोल्स का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण ब्रशों को घूर्णन की दिशा में अग्रवर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है। इंटरपोल को कम पोल के नाम से भी जानते हैं, या छोटा पोल होता है जिससे इंटरपोलर क्षेत्र में लगाते हैं, या आर्मेचर रिएक्शन में क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव को कम करता है। इंटरपोल पर कुंडलन होता है जो आर्मेचर कुंडलन के सीरीज में जुड़ा होता है, इसमें भी वही धारा बहती है जो आर्मेचर कुंडलन में बहती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव चुंबकीय उदासीन अक्ष को डैश डैश की ओर हस्तांतरित करना होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि जनरेटर के लिए घूर्णन की दिशा, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम आपको बता दें, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव चुंबकीय उदासीन अक्ष को जनरेटर के लिए घूर्णन की दिशा की ओर स्थानांतरित करना होता है। ऐसा नहीं होने पर कम्यूटेटर पर अधिक स्पार्किंग उत्पन्न होती है। मोटर के लिए चुंबकीय उदासीन अक्ष गति के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। और हम आपको बता दें, जैसे कि चुंबकीय उदासीन अक्ष MNA एक ऐसी अक्ष होती है जहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0 होता है, अर्थात कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं प्रेरित होती है। निर्भर पर MNA तथा GNA एक ही अक्ष पर होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि जब मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है तो यह बल की चुंबकीय रेखाओं को काटता है, और फिर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि विद्युत वाहक बल EMF प्रेरित होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, जो कि जब मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन करता है तो यह बल चुंबकीय रेखाओं को काटता है, और फिर चुंबकीय वाहक बल प्रेरित होता है। यह फैराडे के नियमानुसार होता है, जो कि दोस्तों फैराडे के आपके 2 नियम दिए गए यहाँ पर, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, ये नियम के बारे में आप देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, AC तथा DC मोटर चलाने के लिए आवश्यक परिवर्तन की पहचान करें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि कम्यूटेशन का उन्मूलन, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला
और जिसमें स्लिप रिंग लगी होती है दोस्तों, वो आपका एसी होता है, मतलब एसी होती है। निम्नलिखित जनरेटर में से किस कुंडलन कॉइल के दो भागों में बांटा गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि कंपाउंड वाउंड जनरेटर, ये इसका आपका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों एक भाग आर्मेचर के सीरीज में तथा दूसरा भाग आर्मेचर के समांतर में कनेक्ट किया जाता है। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया फील्ड वाइंडिंग का भाग सीरीज फील्ड और उसके समांतर में जोड़ा गया भाग शंट फील्ड कहलाता है। और शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक लपेटे वाली बनाई जाती है, जिससे कि वह आर्मेचर द्वारा उत्पन्न पूर्ण विद्युत वाहक बल सहन कर सके। इसके विपरीत सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार तथा कम लपेट वाली बनाई जाती है, जिससे कि वह पूर्ण आर्मेचर धारा का वहन कर सके। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक पोल से दूसरे पोल के प्रभाव से गुजरने पर आर्मेचर के करंट में परिवर्तन को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि कम्यूटेशन, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, आर्मेचर जनरेटर के आर्मेचर कोर में लेमिनेशन की मोटाई डेड डैश होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 0.35 मिलीमीटर से लेकर 0.5 मिलीमीटर, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों, उसकी व्याख्या दी गई है। हम पहले उसकी व्याख्या देख लेते हैं, जो कि दोस्तों जनरेटर के आर्मेचर कोर में लेमिनेशन की मोटाई देख सकते हैं इतनी होती है, जबकि दोस्तों जनरेटर के आर्मेचर कोर का कार्य मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए कम रिलेक्टेंस का मार्ग देना होता है। यह स्टील की पतली शीट की बनाई जाती है। चलिए यहाँ पर इसके पूरे भाग देख सकते हैं, जो कि दिए गए आर्मेचर कोर, कूलिंग फैन, ये पूरे भाग दिए गए, आप इन्हें सही से देख सकते हैं। अगला प्रश्न, जब आर्मेचर एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कंडक्टर चुंबकीय बल की रेखाओं में कटौती करके उसमें एक ईएमएफ प्रेरित करता है, तो लागू ईएमएफ की विरोध करता है, इसे डेड डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि बैक ईएमएफ, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम आपको बता दें, यहाँ पर जब आर्मेचर एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कंडक्टर चुंबकीय फ्लक्स बल की रेखाओं में कटौती करके उसमें एक ईएमएफ को प्रेरित करता है, जो लागू ईएमएफ का विरोध करता है, इसे बैक ईएमएफ के रूप में जाना जाता है। इसे ईएमएफ यानी ईबी से प्रदर्शित करते हैं, जो कि दोस्तों इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं, ये दिया गया है। चलिए यहाँ पर पूरा मान देख सकते हैं, जैसे कि फाई का मान, फाई किसको प्रदर्शित करता है, ये पूरी जानकारी देख सकते हैं। हम आपको अगले पॉइंट पर ले चलते हैं, जैसे कि दोस्तों बैक ईएमएफ की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। बैक ईएमएफ में काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं बैक ईएमएफ को। चलिए अगला प्रश्न, आर्मेचर प्रतिक्रिया को डेड डैश पर आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के रूप में परिभाषित किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि मीन फील्ड फ्लक्स, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें, आर्मेचर प्रतिक्रिया को मेन फील्ड फ्लक्स पर आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। आर्मेचर फ्लक्स का मुख्य फ्लक्स पर प्रभाव आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है, जो कि आप देख सकते हैं। आर्मेचर फ्लक्स के दो प्रभाव होते हैं, जो कि हम आपको बता दें, जैसे कि दोस्तों आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को विचुंबकित या दुर्बल करता है, और आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को क्रॉस चुंबकित करता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि यदि शंट फील्ड के कारण वोल्टेज में नो लोड से फुल लोड तक गिरावट सीरीज फील्ड के कारण वृद्धि के बराबर है तो टर्मिनल वोल्टेज स्थिर होगी। इस तरह जनरेटर को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि लेवल कंपाउंड जनरेटर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि दोस्तों हम आपको बता दें, यदि शंट फील्ड के कारण वोल्टेज में नो लोड से फुल लोड तक गिरावट सीरीज फील्ड के कारण वृद्धि के बराबर है तो टर्मिनल वोल्टेज स्थिर होगी। इस तरह के जनरेटर को लेवल कंपाउंड जनरेटर कहा जाता है। इसका प्रयोग कम दूरी के स्थानों को विद्युत शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कम्यूटेशन विद्युत प्रवाह करंट में एक परिवर्तन जो कि आर्मेचर में डेड डैश के प्रभाव से गुजरने पर होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि एक ध्रुव से अगले ध्रुव, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों लघु पथित आर्मेचर कुंडली में धारा की दिशा जब वह चुंबकीय उदासीन अक्ष एमएनए को पार करती है तो
परिवर्तित हो जाए कम्यूटेशन कहलाती है, जो कि आप देख सकते हैं। कम्यूटेशन कम्यूटेटर की एक प्रक्रिया है जिससे कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न एसी को बाह्य परिपथ में प्रदान करने के लिए डीसी में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जनरेटर यानी जनित्र वोल्टेज उत्पन्न करता है और इसे यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जब एक मोटर डेड डेस्क उत्पन्न करती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि टार्क, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करता है और इसे यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि एक मोटर टार्क उत्पन्न करती है जिसे विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जबकि मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न, यदि एक डीसी जनरेटर के ब्रश होल्डर को रॉकर से विद्युत रोधी नहीं किया जाए तो क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि यंत्र में कम्यूटेटर पर भारी स्पार्किंग होगी, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं, जैसे कि अगर एक डीसी जनरेटर में ब्रश होल्डर को रॉकर से विद्युत रोधित नहीं किया जाता है तो यह यंत्र में कम्यूटेटर पर भारी स्पार्किंग होगी और ब्रश साइड कवर में लगे रॉकर पर फिट होता है, जिसे स्प्रिंग लगी होती है जो ब्रश पर दबाव बनाए रखती है। स्प्रिंग तनाव के रूप में कम्यूटेटर पर ब्रश की सही स्थिति बनाए रखती है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा ड्रम प्लेट स्पार्किंग से बचने के लिए लगाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रवाही ग्रीस, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, डेड डैश में जनरेटर के शाफ्ट पर इस तरह से तांबे की 2 तारें लगी होती हैं कि तारें शाफ्ट से रोधक स्थिति में इंसुलेट रहती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि स्लिप रिंग, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, स्लिप रिंग में जनरेटर के शाफ्ट पर एक तरह से तांबे की 2 तारें लगी होती हैं कि तारें शाफ्ट से रोधक स्थिति में इंसुलेट रहती हैं। ब्रश के माध्यम से जनरेटर में उत्पन्न धारा को एकत्रित करके बाह्य परिपथ को दिया जाता है। कोर को लेमिनेट करके भंवर धारा को कम किया जाता है। कम्यूटेटर की सहायता से धारा एक दिशी बना दिया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जनरेटर 120 से लेकर 250 वोल्ट के उत्तेजक के रूप में उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि डीसी शंट जनरेटर, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों हम आपको बता दें, डीसी शंट जनरेटर 120 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट के उत्तेजक के रूप में उपयोग किया जाता है। डीसी शंट जनरेटर अधिक किलोवोल्ट एम्पियर प्रत्यावर्तक की शाफ्ट पर लगा रहता है। प्राइम मूवर से जब प्रत्यावर्तक का रोटर घूमता है तो शाफ्ट घूमती है, जिसके कारण डीसी शंट जनरेटर घूमता है तथा डिस्क धारा देता है, यानी डीसी देता है। यह डिस्क धारा प्रत्यावर्तक के रोटर में दी जाती है, जिससे फील्ड उत्तेजित होता है। अगला प्रश्न, कम्यूटेशन के दौरान आर्मेचर कॉइल के बीच एक शॉर्ट सर्किट होता है तब जब? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि कोई भी 2 कम्यूटेटर ब्रश के साथ संपर्क में आते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों हम आपको बता दें, कम्यूटेशन के दौरान कोई भी 2 कम्यूटेटर ब्रश के साथ संपर्क में आते हैं तो आर्मेचर कॉइल के बीच शॉर्ट सर्किट होता है। जब ब्रश 2 सेगमेंट के संपर्क में आता है तो इसके साथ जुड़ी लघु पथित यानी शॉर्ट सर्किट हो जाती है। शॉर्ट सर्किट बनने के बाद इस कॉइल में धारा की दिशा बदल जाती है, जिससे कि कॉइल में विपरीत दिशा में वोल्टेज उत्पन्न होता है। लेंज के नियम अनुसार यह वोल्टेज कॉइल में से गुजरने वाले वोल्टेज का विरोध करती है। इस कारण धारा चिंगारी के रूप में जंप करके ब्रश तक पहुंचने का प्रयत्न करती है, इसे कम्यूटेशन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, बड़ी मशीनों में पोल डेड डैश से बने होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि सीट लेमिनेशन चादरी इस्पात से बने होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम आपको फिर से एक बार क्लियर करना चाहेंगे, जैसे कि पोल के मुख्य भाग में पोल शू, सॉलिड पोल कोर, रिवेट आदि लगे होते हैं। इन्हें बॉडी के अंदर मुख्य पोल के रूप में नट बोल्ट की सहायता से कसा जाता है। पोल शू पोल कोर का आगे का कट क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। आर्मेचर की तरह गोलाई देकर एयर गैप की मात्रा एक जैसी रखते हैं। ये सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड कोर द्वारा बनाया जाता है। लेमिनेटेड कोर की मोटाई 1 mm से लेकर 0.2 mm तक होती है। अगला प्रश्न आपको दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं, आर्मेचर
आर्मेचर को क्या प्रदान करता है? आर्मेचर क्या प्रदान करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय अभिवाह में विमुखता यानी रिलेक्टेंस पैदा करता है। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आर्मेचर प्रतिक्रिया डैश डैश के लिए ब्रशों को बिल्कुल चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष पर रखा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता देते, जैसे कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होती है। इस स्पार्किंग को कम करने के लिए कार्बन ब्रशों को एमएनए की नई स्थिति तक आर्मेचर के घूमने की दिशा में घुमाना जरूरी है। आर्मेचर रिएक्शन में मुख्य फील्ड कमज़ोर होता है, अतः मेन फील्ड की टर्न की संख्या बढ़ाकर इस प्रभाव को कुछ सीमा तक कम किया जा सकता है। जैसा कि दोस्तों जनरेटर में फील्ड ध्रुव की कोर पर चुंबकीय फ्लक्स के लिए रिलेक्टेंस बढ़ाई जाती है और मुख्य ध्रुव की ओर में ध्रुव के शुरू को बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि ध्रुवों की स्टोरिंग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो कि दोस्तों एक कम्यूटेटर के आसन क्षेत्रों में जुड़े किसी कुंडली में शुरुआती तथा समाप्ति के छोरों को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि लैप वाइंडिंग, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों आज के हमारे इतने ही प्रश्न थे जो कि समाप्त हो चुके हैं। दोस्तों अगर दोस्तों इसी तरह के प्रश्न पाना है आपको तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।